हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लास्ट में क्या पढ़ा था, हमने आपको बताया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जो मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो उसी पे से क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इन्फिनिटी, उसको इन्फिनिटी से प्रोजेक्ट किया गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी नॉट। इसका वेलोसिटी क्या है, वी नॉट है, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम। और किसकी तरफ प्रोजेक्ट किया गया है, गोल्ड एटम के न्यूक्लियस की तरफ उसको भेजा गया। तो अब कहता है कि पहला तो आप डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालो कि मतलब वो सबसे पास तक कहाँ तक जा पाएगा, मतलब गोल्ड न्यूक्लियस के सबसे पास कहाँ तक जा सकता है, वो डिस्टेंस निकालनी है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लास्ट में। और फिर इसके बाद बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट ए डिस्टेंस 2r0 फ्रॉम न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से अगर 2r0 डिस्टेंस पे पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक। तीसरा कह रहा है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इफ इट इज reaches टू r0/2। अगर वो r0/2 मतलब r0 से भी आगे निकल जाए तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो बहुत ध्यान से देखना बच्चों, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा पहले उसको मैं लिख दे रहा हूँ। हमने लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला लिखवाया था वो क्या लिखवाया था, हाफ एम एल्फा वी एल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R मिनिमम, ठीक है। यही जो R मिनिमम था यही हमारा क्या था, क्लोजेस्ट अप्रोच था। तो चलो अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो पहला क्या दिया हुआ है कि अल्फा पार्टिकल है, इसको प्रोजेक्ट किया गया v वेलोसिटी से। मान लो पार्टिकल यहाँ था, यहाँ हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। ये यहाँ से ये चलता है, मान लिया ये पॉइंट हमारा A है और यहाँ तक पहुँचा, ये मान लिया हमारा पॉइंट B है। और तो ये जो हमारा हुआ यही हमारा क्या हो गया, r0 हो गया, जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, ठीक। हमें यही फाइंड करने के लिए बोल रहा है वो, ओके। तो अब यहाँ पे किसका न्यूक्लियस दिया गया है भाई, गोल्ड का। अब गोल्ड का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 79, ठीक। तो अब देखो अब क्या होगा, हमें यहाँ पता है कि यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v नॉट जो होगी वो 0 हो जाएगी। इस पॉइंट पे तो वेलोसिटी क्या आती है भाई, v नॉट। इस पॉइंट पे वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ओके। अब हम देखो क्या करते हैं, हम वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक। तो देखो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रही होगी, 0। अब आते हैं इस बी वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे जो ये हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं k, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, इसको k ही लिखा जाता है कहीं कहीं पे, तो हम लोग k लिखते हैं क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो या रहेगा भी तो k की फॉर्म में रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो k Q1, अब Q1 देखो क्या है, ये हमारा Q1, इसको मान लेते हैं Q2। तो मैंने बताया था कि चार्ज क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंटू E। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 79 इंटू E, ये हो गया टोटल चार्ज इस पे। फिर इसके बाद आता है Q2, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो 2E, ठीक। अपॉन क्या आएगा, r0। यही तो है हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब आप क्या करो, बस यहाँ से r0 की वैल्यू निकाल लो।
तो यहाँ से आपने आर नॉट की वैल्यू निकाली, तो ये हो गया 79 टू या 158, 158 इंटू 2 316, 316 के ई स्क्वायर, 316 के ई स्क्वायर अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। यही हमारा क्या आ गया, यही हमारा आ गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब ये इतनी डिस्टेंस पे जाके रुक जाएगा और वहां से फिर वापस चल देगा। तो हम लोग इसको क्या बना देते हैं, इक्वेशन 1। ओके बच्चों, अब चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या करता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि भाई वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट डिस्टेंस 2r0 फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से 2r0, मतलब अब यहाँ पे हमें वेलोसिटी पूछ रहा है, सी पॉइंट पे पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v है। अब अगर इस पॉइंट की हम लोग बात करें बच्चों, तो यहाँ पे जैसे क्या था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। इस पॉइंट पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी 0 थी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी थी। लेकिन जो ये पॉइंट सी होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अप्लाई करते हैं यही फॉर्मूला। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, यहां तो यही रहेगा। ओके, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब आ जाओ, यहां पे एनर्जी, टोटल एनर्जी इतनी थी, यहां पे टोटल एनर्जी देख लो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने बताए थे ना। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी देखो, तो यहाँ पे आएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, के क्यू, मतलब के Q1 का मतलब हो गया 79E, Q2 का मतलब हो गया 2E अपॉन, और या ये डिस्टेंस कितनी हो गई भाई, 2r0। ओके, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस, अब ये देखो क्या आएगा, ये आएगा k इंटू 158 ई स्क्वायर, k इंटू 158 ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू r0 की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ से। r0 की वैल्यू क्या आई भाई, 316 के ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, ये के ई स्क्वायर कट गया, ये 2 टाइम्स हो गया, ये ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ से मैं इसको आगे लिखता हूँ भाई, ये तो हो गया हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ये हो गया ऊपर गया एम वी स्क्वायर बाई 4, 1/4 एम वी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे आप देखो यम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1/2 और यहाँ 1/2 बचेगा। ठीक, तो देखो अब इसको इधर ले आओ, तो वी नॉट स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। तो हमें क्या बोला था, v स्क्वायर निकालने के लिए, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू हो जाएगी v नॉट बाई √2। यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा वो वेलोसिटी है, किस पॉइंट पे,
2r0 डिस्टेंस पे जब वो पार्टिकल होगा हमारा, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v0/2। अब देखो इस पहले वेलोसिटी v0 थी, अब यहाँ पे जब पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है। अब देखो, अब हम जो तीसरा पार्ट करेंगे उसमें कह रहा है कि अब जो पार्टिकल है हमारा यहाँ ना होके यहाँ पे आ गया, यहाँ पहुँच गया, कहाँ पे, r0/2 डिस्टेंस। ये हमारी डिस्टेंस कितनी है, r0/2, और इसको मान लेते हैं ये हमारा D पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग इस पे कैलकुलेट करेंगे। नोट कर लिया बच्चों आप लोगों ने, ये इरेज कर दूं, नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। देखो बच्चों क्या है, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो क्वेश्चन तो आप आराम से कर ही लोगे, बस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझो। मैंने कहा क्लोजेस्ट अप्रोच अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट कहता है व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इफ इट रीचेस एट r0/2। अब सेम पूरा फॉर्मूला वहीं लगा दो, सब कुछ सेम लगा दो, तो अब क्या होगा, ये हो जाएगा हाफ mv²। मान लेते हैं कि उसके पास क्या है, उसकी वेलोसिटी v है, ठीक। तो ये हो गया, और वहाँ हो गया, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, kq1 79e × 2e अपॉन r0/2। ठीक है, तो चलो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यह देखो k × 158e² अपॉन, ये 2 ऊपर चला गया, इंटू 2 कर दिया, अपॉन r0 की वैल्यू फिर उठा कर रख दो भाई, क्या आई थी, वहाँ पे आई थी 316k e² अपॉन mv0²। तो अब देखो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ये हो गया mv² ऊपर चला गया, तो अब यहाँ से हो गया हाफ mv² = mv0²। ठीक है, तो यहाँ से v² की वैल्यू क्या हो गई भाई, v² की वैल्यू हो गई 2mv0²। अच्छा mm कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू क्या हो गई, √2v0²। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी वेलोसिटी हो गई किस पॉइंट पे, जब हमारा पार्टिकल कहाँ पहुँचेगा, r0/2 डिस्टेंस पे पहुँचेगा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2v। ठीक है, अब कभी कभी क्या करता है कि आपसे पूछता है कि परसेंट चेंज इन स्पीड बताइए। कभी कभी क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज कर देता है कि परसेंट चेंज इन स्पीड बताइए, परसेंट चेंज इन स्पीड बताइए। तो इसको आप कैसे बताओगे, देखो परसेंट चेंज इन स्पीड का मतलब हो गया चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। कितना चेंज हुआ, पहले कितना था, इंटू 100 कर दिया, तो ये परसेंट चेंज इन स्पीड आएगी। जैसे अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये फाइनल है, ये कहाँ पे है, r0/2 पे है, ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v0 थी, तो चेंज कितना हो जाएगा, √2v0 माइनस v0 अपॉन इनिशियल कितना था भाई, v0 इंटू 100 कर दिया। अब देखो यहाँ से v0 कैंसिल हो गया, √2 - 1, √2 की वैल्यू 1.41,
1.41 में से 1 माइनस किया तो 0.41, 0.41 में से 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 41%। तो परसेंट चेंज कितना हुआ स्पीड में, 41% का चेंज हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा क्लोजेस्ट अप्रोच पे मैंने एक क्वेश्चन करा दिया आपको, और अब आप समझ गए होंगे क्या होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड मॉडल की। लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, इसको नोट कर लिया बच्चों। ओके, चलिए हेडिंग डालिएगा, लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। चलो बच्चों, हम लोग बात करते हैं कि क्या ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल के, क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल भी पूरी तरीके से सही नहीं था, तभी तो बोहर्स का मॉडल आएगा। तो रदरफोर्ड मॉडल की क्या कमी थी, रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि ये थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती है। अब ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या होता है बच्चों, देखो एक मैक्सवेल थे, उन्होंने क्या थियरी दी थी कि इलेक्ट्रॉन लूजेज इट्स एनर्जी, जैसे रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन लूजेज इट्स एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है तो वो अपनी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली लूज करेगा, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के फॉर्म में वो अपनी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली लूज करेगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इसकी वजह से होगा क्या, द इलेक्ट्रॉन शुड लूज एनर्जी एट एवरी टर्न, हर एक टर्न में वो अपनी एनर्जी लूज करेगा एंड मूव क्लोजर टू द न्यूक्लियस, और किसकी तरफ जाएगा, वो आपके न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा। मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, अब क्या हुआ, जब यहाँ तक पहुँचा तो इसकी एनर्जी कुछ कम हो गई, अब क्या होगा, ये ऐसे घूमता रहेगा, अभी फिर पहुँचा तो इसकी एनर्जी फिर कम हो गई, तो ये धीरे धीरे कहाँ बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा है। तो एंड फॉलोइंग ए स्पाइरल पाथ, और इसका पाथ कैसा हो जाना चाहिए, स्पाइरल, लेकिन द अल्टीमेट रिजल्ट इज दैट, इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस, ये कहाँ गिर जाना चाहिए, ये न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, एंड द लास्ट क्या होगा, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जैसे हम आपको कहें कि भाई एक सर्कुलर ट्रैक है, दौड़ना शुरू करो, ठीक, तो आप दौड़ोगे, दौड़ते 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 क्या होगा, धीरे 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 घूमते घूमते एक समय ऐसा आएगा कि आप कहीं ना कहीं जाके गिर जाओगे। तो यहाँ पे भी यही होगा कि ये इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, जब एनर्जी कम होती जाएगी तो इसका पाथ छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और ये न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करेगा, और इन द लास्ट जब इसकी एनर्जी एकदम खत्म हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये इन्होंने एटम, इनके हिसाब से एटम क्या है, अनस्टेबल। तो इन्होंने, इनका जो मॉडल था ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कुछ भी नहीं कहता है, तो ये इसका पहला ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, द इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, द ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम शुड बी कॉन्टिन्यूअस, जो ऑब्जर्व होना चाहिए स्पेक्ट्रम वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, बट द एक्चुअल ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड लाइंस ऑफ डेफिनेट फ्रीक्वेंसीज, लेकिन जो ऑब्जर्व हुआ वो क्या हुआ, आपकी एक स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूअस क्या मिला, कॉन्टिन्यूअस मिला, स्पेक्ट्रम मिला जिसमें वेल डिफाइंड लाइंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की डिफरेंट लाइंस थी। हेंस लॉस ऑफ एनर्जी बाय इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी लॉस किया इलेक्ट्रॉन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस इन एटम, एटम में वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो ये हमारा दूसरा ड्रॉबैक है
ये ड्रॉबैक एग्जाम में पूछता है, स्कूल के एग्जाम्स में आपसे पूछता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, या व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो ये दोनों आपको ड्रॉबैक उसमें लिखने होंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा। चलो बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होते हैं। ये आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। प्रीवियस क्लासेस मतलब हो गया क्लास 10th में, ये आपने पढ़ा होगा। क्लास 9th में एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो देखो एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। कितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट है, वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, तो पूरे एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर क्या होता है, बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमारा कोई भी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये है कि अगर 5 प्रोटॉन उसमें हैं, तो 5 प्रोटॉन पे 5 पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको जीरो करने के लिए हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए, उतना ही चाहिए। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन भी उसमें रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया एलिमेंट का, ये टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम्स। इट इज डिनोटेड बाई जेड, इट इज डिनोटेड बाई जेड। इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया Z इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यही हमारा क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। क्या हो गया भाई, एटॉमिक नंबर हो गया। देखो कभी कभी क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर को हम लोग कभी कभी प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि चार्ज ऑन न्यूक्लियस, जो चार्ज होता है न्यूक्लियस पे, वो किसके कारण होता है, प्रोटॉन्स के कारण, इसी के लिए इसका नाम पड़ गया प्रोटॉन नंबर। तो लिख लीजिए, एटॉमिक नंबर इज ऑल्सो नोन एज, नंबर इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन नंबर। इसको हम लोग प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं, बिकॉज, क्यों बोलते हैं, बिकॉज चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि चार्ज जो होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के ऊपर, इसीलिए इसको प्रोटॉन नंबर भी बोला जाता है। हो गया, इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम आगे चलें और बताएं आपको मास नंबर क्या होता है। ओके, हो गया बच्चों, ओके।
अब चलो अगली हेडिंग डालो, मास नंबर। क्या होता है भाई मास नंबर, क्या होता है? अब हम इस पे बात करना चाहते हैं। डालिएगा मास नंबर। मास नंबर और एटॉमिक मास, क्या दोनों में कोई डिफरेंस है बच्चों? मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या कोई डिफरेंस है कि दोनों सेम है? तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर एटॉमिक मास और मास नंबर तो सेम होता है। एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम होता है, लेकिन अब आगे से ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक नंबर मास नंबर में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा क्या डिफरेंस है कि जो हमारा मास नंबर होता है, मास नंबर हमेशा होल नंबर होगा, मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होगा, लेकिन जो हमारा एटॉमिक मास होगा ये डेसिमल में भी हो सकता है। ये याद रखिएगा, एटॉमिक मास जो होता है वो आपका डेसिमल में भी हो सकता है, लेकिन मास नंबर हमेशा एक होल नंबर होगा। ठीक है, तो लिखिएगा मास ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट जो किसी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है वो क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। ये किसके बराबर होता है? जो मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कलेक्टिवली नोन एज, इनको क्या बोला जाता है कलेक्टिवली? न्यूक्लियॉन्स। इनको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस। क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से ये क्या होते हैं? इनको न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियॉन्स। तो इसका मतलब है कि हम लोग मास नंबर को क्या बोल सकते हैं? मास नंबर को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है जो हमारा मास नंबर है इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी हो जाएगा। मास नंबर को हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल ए। ये जो हमारा मास नंबर होता है उसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब चलिए 2 पॉइंट्स आप मास नंबर के लिए लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिए कि मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट, मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट is nearly equal to जो मास नंबर होता है किसी एलिमेंट का, ये नियरली इक्वल टू एटॉमिक मास होता है।
नियरली इक्वल टू एटॉमिक मास, ठीक है। बट द बेसिक डिफरेंस लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में, वो क्या है, इज दैट मास नंबर द मास नंबर is always a whole number, is always a whole number। ये हमेशा क्या होता है, एक होल नंबर होता है। बट एटॉमिक मास is not always whole number। लेकिन आपका एटॉमिक मास हमेशा होल नंबर नहीं होता है, वो आपका कभी कभी डेसिमल में भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हैव नेग्लिजिबल मास electron has negligible mass as compared to प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। सो मास ऑफ एनी एटम इज ओनली बिकॉज ऑफ, सो मास ऑफ एनी एटम is because of only प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है, इसलिए जो किसी एटम का मास होगा वो किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स याद रखिएगा, और ये हमारा क्या हो गया, एटॉम मास नंबर हो गया। ओके, अब आज के बाद समझ गए ना कि मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है एग्जैक्टली सेम नहीं होते, नियरली इक्वल होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। अभी तक आप इससे पहले हर जगह सेम ही पढ़ते आए थे कि मास नंबर और एटॉमिक मास सेम होता है। हो गया बच्चों, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, कैसे हम किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें कोई एलिमेंट लिखना हो तो हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, किसी भी एलिमेंट को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो उसका तरीका क्या होता है। जैसे मान लिया कोई एलिमेंट है x, क्या है, कोई एलिमेंट है x, तो आपको क्या करना है, x के यहाँ पे क्या लिखाएगा z, और यहाँ पे क्या लिखाएगा a। कभी कभी ये a यहाँ भी लिखा होता है तो उससे मतलब नहीं है, दोनों अलग अलग, दोनों लिखने का तरीका एक ही है। तो ये हमारा एलिमेंट अगर x लिखना है तो उसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ये z हमारा क्या है, ये आप पढ़ चुके हो, ये क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ये हमारा क्या होता है, मास नंबर होता है। ये क्या है, सिंबल ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल्स बनाए गए हैं,
तो वो उसका सिंबल है एलिमेंट का, सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखना हो तो आप लिखो, जैसे कि आपको कार्बन लिखना है, कार्बन को कैसे लिखेंगे, कार्बन लिखा C से, इसको डिनोट करते हैं, 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है और 12 इसका एटॉमिक मास या मास नंबर, ये मास नंबर होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, इसका मास नंबर 16। फिर जैसे हमने लिखा आयरन Fe का एटॉमिक नंबर 26, इसका मास नंबर 56। तो नीचे हमेशा क्या आएगा, एटॉमिक नंबर आएगा, ऊपर क्या आएगा, हमेशा उसका मास नंबर आएगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कैसे हम लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं। ओके बच्चों, तो अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसको नोट कर लिया, हो गया, चल इरेज कर दिया जाए। सब कुछ नोट करते चलना बच्चों, ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये भी कभी कभी बच्चों को नहीं आती हैं, तो आप लिखे रहोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलो छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, किसमें, N92 यूरेनियम 236 238, ये इसके कई सारे आइसोटोप्स होते हैं। तो ये 92 यूरेनियम 238 में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं। तो देखो इसमें तो कुछ है नहीं, देखो नीचे वाला क्या बताता है भाई, एटॉमिक नंबर को, तो एटॉमिक नंबर ही किसके बराबर होती है, प्रोटॉन्स के। तो प्रोटॉन, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 92। अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रॉन की। तो देखो एक चीज़ याद रखना कि जैसे हमने लिखा x को ZXA, तो यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो हमारा क्या होता है, A-Z। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन अगर निकालना है तो Z कितना है, 238 माइनस ये 92, तो ये आपको मिल गया, जितना माइनस करने पे आएगा 146, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो फिर हम लोग आगे चलेंगे। हो गया बच्चों, अब देखो मैं एक टेबल दे रहा हूं आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है, क्या क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ है पार्टिकल या एलिमेंट, यहाँ पे है उसका मास नंबर, फिर आता है एटॉमिक नंबर, फिर यहाँ पे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, क्या क्या एलिमेंट है वो लिख देते हैं। नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, ठीक है। दूसरा है आपका कैल्शियम एटम, कैल्शियम एटम। फिर तीसरा है ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम। फिर अगला है आपका सोडियम आयन, सोडियम आयन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन सब के लिए
अब कुछ चीज़ें दी गई हैं आपको, जो दी गई हैं वो मैं अब लिख देता हूँ। पहले के लिए नाइट्रोजन दिया गया है 7 इलेक्ट्रॉन है 7 न्यूट्रॉन, ठीक है। दूसरे में दिया गया है 20 न्यूट्रॉन है, और कैल्शियम की बात की गई है और 20 एटॉमिक नंबर है। तीसरे के लिए बात किया गया ऑक्सीजन एटम के लिए आपको दिया गया 16 मास नंबर है, 8 आपका एटॉमिक नंबर है। और चौथे के लिए जो दिया गया है वो आपको दिया गया 10 इलेक्ट्रॉन एंड 12 न्यूट्रॉन, ये दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब बाकी आपको सब फिल करना है, बाकी सब आपको फिल करना है। अब आप फिल करके बताइए क्या क्या होगा। देखो आसानी के साथ कर सकते हो, कुछ इसमें नया नहीं है। देखो नाइट्रोजन एटम की बात करें, 7 इलेक्ट्रॉन 7 न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये भी 7 हो गया। अब क्या होता है मास नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया 14। कुछ था क्या इसमें, कुछ नहीं। चलो आगे चलो, यहाँ पे देखो 20 एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना 20, इलेक्ट्रॉन्स भी कितना 20। अब मास नंबर लिखना है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को ऐड कर दो, तो क्या आ गया 40। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ एटॉमिक नंबर 8 दिया है, तो इसका मतलब इसके प्रोटॉन्स भी कितने होंगे 8, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे 8। अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये भी क्या आ जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी गाड़ी फंसेगी जब हम बात करेंगे सोडियम आयन की। जब हमने सोडियम आयन की बात की तो नॉर्मल जो सोडियम था ये सोडियम आयन में कब कन्वर्ट हुआ, जब ये Na प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो जब सोडियम आयन की हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक कम हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कम होंगे लेकिन प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे जब 10 इलेक्ट्रॉन था तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए थे भाई, एक। इसका मतलब इसके प्रोटॉन्स की संख्या कितनी होगी 11। जब ये P11 है तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 11, और इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 23। आपको याद भी होगा सोडियम आयन का एटॉमिक मास नंबर क्या होता है 23 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे हम आयंस की बात कर रहे हैं ना, तो आयंस दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे केटायंस और दूसरे होते हैं एनायंस, ठीक। तो केटायंस में क्या होते हैं, ये क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होते हैं पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो चार्ज होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे क्या होगा प्रोटॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे प्रोटॉन किसके इक्वल होगा एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। और क्या होगा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्या होंगे, ये होंगे Z- चार्ज। एटॉमिक नंबर में से चार्ज को हटा दीजिए, जितना चार्ज हो, चार्ज का कोई भी प्लस माइनस नहीं कीजिएगा, चार्ज मतलब कितना क्वांटिटी हो वो सब्ट्रैक्ट करना है। एटॉमिक नंबर में से चार्ज हटा दी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 11 था, चार्ज इस पे कितना था, एक चार्ज था, तो एक हटा दिया तो क्या आ गया 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ऐसे ही यहाँ पे एनायंस में क्या होता है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है, इस पे क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है।
ठीक। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से, और प्रोटॉन तो ही जेड के बराबर होगा ही होगा। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर प्लस चार्ज, जेड प्लस चार्ज, ये होगा। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा सारी चीज़ कि हमने यहाँ पे एक माइनस क्यों किया है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इस पर बेस कुछ और क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।